नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर 3। इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले लीवर की एनाटॉमी, और बेसिकली वैसे हमने इसमें लीवर को डिस्कस करना है। तो इसमें आप देखें, ये अपने पास एक लीवर है, ठीक है। लेट्स सपोज बल्कि हम इसे रेड में कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक लीवर है। और तो इसमें आप देखें कि यहाँ हमारे पास एक हिपैटिक वेन होती है, ये वाली ना हिपैटिक वेन, जो कि ड्रेन करते हैं इन्फीरियर वेना के अंदर। तो 3 वेन्स आगे इसमें ड्रेन करी होती है। एक आ रही होती है अपने पास राइट हिपैटिक वेन, मिडिल हिपैटिक वेन और लेफ्ट हिपैटिक वेन। तो इस तरह ये जो मिडिल हिपैटिक वेन है ना, मिडिल हिपैटिक वेन को हम एज अ लैंडमार्क लेते हैं और इसकी बेसिस पे लीवर के 2 पार्ट्स कर लेते हैं। एक अपने पास आ गया लेफ्ट साइड, लेफ्ट लोब, और दूसरा आ गया राइट लोब। सही है। अच्छा, फिर इन जो लोब्स हैं इनकी मजीद डिवीजन करते हैं। जो राइट हिपैटिक वेन है ना, वो मजीद जो राइट लोब है उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट्स में, सेक्शंस में डिवाइड कर देती है। सही है। जो अपने पास ये राइट हिपैटिक वेन है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में, मैं राइट लेफ्ट नहीं कह रहा, हम आगे एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड कर देती है। जबकि जो हमारे पास इधर इसको लेफ्ट हिपैटिक वेन को नहीं हम काउंट करते हैं। यहाँ जो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है ना, अगर आप इस तस्वीर में देखो तो आपको ये फाल्सिफॉर्म का एक इसमें दिखाया हुआ है लैंडमार्क। तो ये फाल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है वो हमारे लेफ्ट लोब को, उसको डिवाइड कर देता है 2 में। अगर आप इस तस्वीर से देखो तो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ दरमियान में हमारे पास कौन सी वेन मैंने बताई थी, मिडल हिपैटिक वेन। सही है, वो डिवाइड करेगी राइट और लेफ्ट में। और ये जो फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है वो लेफ्ट लोब को डिवाइड करेगा राइट और लेफ्ट में। सही है, मतलब कि मतलब लैटरल सेक्शन में और मीडियल सेक्शन में। सही है। जो हमारे पास इधर राइट हिपैटिक वेन है, राइट हिपैटिक वेन है, वो इसको डिवाइड करेगी एंटीरियर सेक्शन में और पोस्टीरियर सेक्शन में, क्योंकि ये 8 और 5 जो है ना ये आगे होते हैं, और 7 6 इस तस्वीर से आप देख सकते हो पीछे होते हैं, तो इसलिए एंटीरियर पोस्टीरियर। तो ये इस तरह हम लोग सेक्शन करते हैं लीवर के। और इसके ना क्लॉकवाइज फैशन में, जो फर्स्ट लोब होता है ना वो सबसे पीछे पड़ा होता है, कार्डेट लोब होता है, और ये सबसे बैक में पड़ा होता है। ये डायरेक्टली वेना कैवा में ड्रेन करता है, फिर वेना कैवा में। तो इसको निकाल के बाकी आगे देखो तो ये क्लॉकवाइज फैशन में अरेंज किए हुए हैं, मतलब कि 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह क्लॉकवाइज फैशन में अरेंज किए, इनको हमने नाम दिया हुआ है। तो यही बस इतनी सी एनाटॉमी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा ये लार्जेस्ट ऑर्गन है इनसाइड द बॉडी। वैसे ओवरऑल आपको पता है स्किन है जो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा। और इसमें ग्लिसन एक कैप्सूल, जो ऊपर कैप्सूल होता है ना लीवर का, उसको ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। इसके अलावा इसकी आर्टीरियल सप्लाई आपको पता है कि हिपैटिक आर्टरी से आती है, लेकिन वो 20% सिर्फ सप्लाई करती है। बाकी जो 80% ब्लड आता है ना इसके अंदर, वो पोर्टल वेन से आता है, जो कि आप जीआईटी में शो कैरी होती है। और मजीद ये कैंट लाइन जो यहाँ इसने दिखाई हुई है, इस सामने वाली, इसे कहते हैं कैंट लाइन, जो डिवाइड करी होती है ना, एक तरह से लैंडमार्क है ये भी, मिडिल हेपेटिक वेन। अच्छा, ये हमारे पास फिर सेगमेंट्स आ गए, उसने सेगमेंट्स को बताया कैसे, सारा समझाया हुआ है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। जो हमारे पास ये डिवीजन है, ये तो हमें समझ आ गई कि हिपैटिक वेन करती है, लेकिन जो ये वाला सेक्शन है, ऐसे ट्रांसफर सेक्शन, ये हम करते हैं जो पोर्टल वेन है ना, उसकी ब्रांचेस को एज अ लैंडमार्क यूज करके इस तरह इनको डिवाइड करते हैं। तो ये आपने देख लेना है, आपको समझ आ जाएगा। अगर फंक्शंस की बात करें तो ये मल्टीपल फंक्शंस है, मेडिसिन की बातें इनको छोड़ते हैं फिलहाल। असेसमेंट ऑफ लीवर फंक्शंस की बात करें तो ये भी सर्जरी से इतना रिलेटेड नहीं है, मतलब है लेकिन अभी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग वैसे ही मैं बेसिक से डिस्कस कर लेते हैं। ईएसटी आ गया और ईएलटी आ गया। ये इनको वैसे कहते तो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं, लेकिन ये लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं होते। बेसिकली ये लीवर डैमेज के आप कह लो कि उसे हेपेटोसाइट्स के डैमेज को बता रहे होते हैं, क्योंकि ये हेपेटोसाइट्स के अंदर होता है ना, ईएसटी ईएलटी उनके अंदर होता है। तो जब हेपेटोसाइट डैमेज होगा तभी ईएसटी ईएलटी का लेवल ज़्यादा होगा। तो ईएसटी ईएलटी जो है वो हेपेटाइटिस हो उसमें ज़्यादा होता है, और लिवर का किसी भी फॉर्म में डैमेज हो रहा हो तो उस फॉर्म में ज़्यादा होता है। उसके अलावा आपको पता है जीजीटी आता है और एएलपी आता है हमारे पास। जो एएलपी या जीजीटी ये रेज होता है जब बिलियरी ट्रैक्ट्स में एक मसला हो, जिस तरह के बिलियरी या कि स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होना, तो बिलियरी सिस्टम होता है, ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी वाल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं जेजीटी और एएलपी। सही है, उनकी वाल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम कहें कि ये बिलियरी ट्रैक्ट है हमारे पास और इसके
ठीक है, बिलियरी ट्रैक्ट है और इसके आप कह लो कि यहाँ एक स्टोन आके फंस गया, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो जिसकी वजह से बिलियरी वेसल्स के अंदर, बिलियरी जो ट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर ज़्यादा आप कह लो स्ट्रेचेस होगी, एक्यूमुलेशन होगी, जिसकी वजह से इनकी वाल्स डैमेज होंगी और वहाँ से जीजीटी और एएलपी रिलीज होगा। अब जो एएलपी है ना वो इतना स्पेसिफिक नहीं है, एएलपी इतना स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये बोन से रिलीज होता है, जबकि जो जीजीटी है, अगर आप इस चीज़ में डाउट में हो कि यार एएलपी ज़्यादा मतलब एएलपी लिवर से आ रहा है या फिर बोन से आ रहा है, तो उसके लिए फिर आप जीजीटी करा लो, तो जीजीटी में आपको आइडिया हो जाता है कि ये अगर जीजीटी भी रेज है तो इसका मतलब है वो लिवर से ही आ रहा है। तो ये हमने बेसिक से आइडिया आ गया। अच्छा, अ, बाकी अगर बाकी हम देखते हैं, इसके अलावा ऐसा सच मेरा नहीं ख्याल हमें, हाँ बाकी कुछ है ना, ये तो हो गए ना 4 टेस्ट, ये जो कि वैसे तो इनका नाम एलएफटी था, लेकिन मैंने आपको बताया ये क्या बता रहे होते हैं, लीवर का डैमेज के बता रहे होते हैं कि कितनी हिपेटाइटिस का कितना डैमेज हो रहा है। उसके अलावा 2 टेस्ट और है हमारे पास, एक एल्ब्यूमिन है, सीरम एल्ब्यूमिन हम चेक करते हैं, और एक और टेस्ट होता है उसमें हम करते हैं अपने पास पीटी चेक करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी चेक कर लेते हैं, या आप कह लो आईएनआर चेक कर लेते हैं। अब ये टेस्ट हैं, ये एक्चुअली में लिवर के सिंथेटिक फंक्शन को बताते हैं हमें कि लिवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो किस तरह, देखो जो प्रोटीन है वो लिवर बनाती है, तो जब लिवर का फंक्शन नहीं कर रहा होगा, लिवर लेट्स सपोज किसी लिवर हेपेटिक फेलियर हुआ है, एक्यूट हेपेटिक फेलियर में लिवर काम करना छोड़ देता है अचानक से, तो उसमें एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। एज ए रिजल्ट कुछ अरसे में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा बॉडी में और हमें पता चलेगा कि लिवर काम नहीं कर रहा। इसी तरह लिवर जो प्रोटीन फैक्टर्स है, जितने भी प्रोटीन फैक्टर्स हैं आपको पता है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन फैक्टर्स लिवर बनाते हैं, ठीक है ना? तो जब लिवर बनाना छोड़ता है तो सबसे पहला जो प्रोटीन फैक्टर कम होता है ना, वो फैक्टर 7 होते हैं। और फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी से सबसे पहले पीटीआईएनआर पीटी डिरेंज होते हैं, पीटीटी से पहले। लेटर स्टेजेस में तो जब सारे फ्लोटिंग फैक्टर्स नहीं आ रहे होंगे तो पीटीटी भी डिरेंज्ड होगा और पीटी भी डिरेंज्ड होगा, लेकिन अर्ली स्टेजेस की बात की जाए तो उसमें पीटी डिरेंज होता है, क्योंकि सबसे पहले फैक्टर 7 जाते हैं। सही है। अच्छा, अब इसमें भी ये है कि आपने दोनों टेस्ट में से ना आप मतलब कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, जो एल्ब्यूमिन है ना इसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, मतलब कि तकरीबन 21 दिन बाद ना, 21 दिन बाद जाके एल्ब्यूमिन का लेवल कम होना शुरू होता है। किसी बंदे को एक्यूट हेपेटिक फेलियर हो गया ना, आज हुआ है, तो तकरीबन 3 हफ्तों बाद उसको फिर जाके एल्ब्यूमिन की लेवल कम होगा, तो इसलिए एल्ब्यूमिन आपको अभी करवाने के, आप 3 हफ्तों में जब भी करवाओगे ठीक आ रहा होगा, उसका फायदा नहीं है। जबकि पीटी जो है ये जल्दी डाउन हो जाता है, तो ये विद इन मतलब डेज, 1 डे, 12 आवर्स, 24 आवर्स, क्योंकि फैक्टर 7 की हाफ लाइफ बड़ी कम होती है, तो ये तकरीबन 1 दिन के अंदर-अंदर ना इसका रिरेंज होना शुरू हो जाता है। पीटी आपको जल्दी मिल जाएगा। अब इन दोनों का अपने-अपना फ़ायदा है कि लाइक पीटी आपने, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम दोनों करवा लेते हैं। अगर तो एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन भी कम है, इसका मतलब है कि 21 दिन से पुरानी भी बीमारी है, ऐसे ही है ना? और अगर नहीं एल्ब्यूमिन ठीक है, पीटी से डिरेंज है, इसका मतलब है अभी एक्यूटली कोई मसला हुआ है। तो इससे हमें इस तरह हेल्पफुल हो जा ये इस तरह हेल्पफुल है। बाकी जॉन्डिस की असेसमेंट, यार ये सारी बातें ना इस नहीं अपनी मेडिसिन से चलेगी, या फिर आपको पता है प्री हिपैटिक, इंट्रा हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, तो ये चीज़ें फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। हम अपने लिवर ट्यूमर्स पे चलते हैं। लिवर ट्यूमर्स में भी ना सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, वो है ट्राइफेजिक सीटी स्कैन, या सीटी स्कैन का तुम्हें पता है, ठीक है? ट्राइफेजिक सीटी स्कैन क्या होता है? ट्राइफेजिक सीटी स्कैन के ना 3 फेजेस होते हैं, वाबी वन। कौन-कौन से? एक होता है एट्रियल फेज, दूसरा होता है पोर्टल वीनस फेज, और तीसरा होता है इसका फेज इक्विलिब्रियम फेज, ठीक है? अब ये इनमें होता क्या है? होता ये है कि आपने एक पेशेंट आया, आपने उसका ट्राइफेजिक सीटी करना है। आप उसके ना पहले एक आईवी, एक कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हो उस बंदे में, ठीक है? आपने आईवी उसे कंट्रास्ट दे दिया। अब विद इन 30 सेकंड्स, 30 सेकंड, 20 टू पहले 30 सेकंड्स, या फिर आधा मिनट, बस रट्टा मारने के लिए याद रखने के लिए चलो आधा मिनट। आधे मिनट बाद आप उसे ना सीटी स्कैन करोगे, कंट्रास्ट देने के आधे मिनट बाद। इसे कहेंगे एट्रियल फेज। क्यों एट्रियल फेज? क्योंकि अभी आधे मिनट हुए हैं और अभी जो मोस्ट ऑफ द कंट्रास्ट है ना वो है आर्टरीज में। ऐसे ही है, अभी आर्टरीज में जाएगा ना, क्योंकि देखो आपने दिया अभी आईवी दिया, आप यार मैं तो वीनस दिया और आप कह रहे हो आर्टरीज में पहुंच गया। मैं आपको ये समझाता हूँ, देखो आपने दिया आईवी, वेन में दिया, ठीक कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ से कहाँ जाएगा? इस वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? इस वेन के थ्रू जाएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा इधर पल्मोनरी सर्कुलेशन में, पल्मोनरी से होकर कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और अब कहाँ जाएगा? एओर्टा में।
तो मतलब 30 सेकंड में ये सारा काम करके ये एओर्टा से होता हुआ आर्टरीज में पहुंच चुके हैं। तो मेजरली कंट्रास्ट कहाँ पर है हमारे पास? आर्टरीज में, एट्रियल फेज में। हमने किया ऊपर से सीटी स्कैन। इसका मतलब है जहां जहां आर्टरीज मौजूद होगी ना, वो प्रोमिनेंट हो जाएगा एरिया, वो ब्राइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा सीटी स्कैन पे। तो हम लोग बाज लिवर के ट्यूमर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ना वो जो आर्टरीज से बने होते हैं, जिसमें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह के कुछ एंजियोमास वगैरह होते हैं, तो वो इधर आर्टरीज से बने होते हैं मेजरली। अब जब आर्टेरियल फेज का सीटी स्कैन होगा ना, उसमें वो ब्राइट हुए होंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इस ये जो भी चीज़ है, जो भी मास नज़र आ रहा है, ये आर्टरीज से ज़्यादा सप्लाई ले रहे हैं अपनी। सही हो गया? अच्छा, फिर दूसरा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 मिनट बाद दोबारा सीटी करेंगे। मतलब आधा मिनट पहले गुज़र गया, आधा मिनट और इंतज़ार करेंगे। जब 1 मिनट हो जाएगा ना, तब हम सीटी करेंगे। उसे कहेंगे अपने पास पोर्टल वीनस फेज़। उसकी वजह ये है कि अब तक है ना, जो ब्लड गया हुआ था आर्टरीज में, वो चला गया है वेन्स में, ठीक है? और लिवर की में कौन सी मेजर सप्लाई आ रही है वेन्स की? पोर्टल वेन के थ्रू आ रही है ना। मतलब कि अगर मैं आपको ऐसे मतलब डिस्कस करें, तो ये हमारे पास जीआईटी है, और पहले पूरी बॉडी की आर्टरीज में गया था ना, तो जो जीआईटी की आर्टरीज थी उनमें भी आया होगा खून, ऐसे ही है। और वहां से फिर कहाँ जाना था? पोर्टल वेन के अंदर, जीआईटी में से ना, तो पोर्टल वेन से होता हुआ फिर लिवर में जाएगा। तो मतलब वीनसली पढ़ा हुआ जाता। हमारा कंसर्न फिलहाल लिवर से है, तो इसलिए हम लोग पोर्टल वेन की बात करें। तो पोर्टल वेन फेज, तो अब पोर्टल वेन में चला जाएगा। और अगर कोई ऐसा ट्यूमर हुआ है, कोई ऐसा मास हुआ जिसकी ज्यादा जो ड्रेनेज है, फिर ज्यादा वो बना हुआ वेन्स से है, तो उसमें वेन उस टाइम वो ब्राइट हो जाएगा। सही है? या फिर ये होगा कि जो आर्टरी से बना हुआ था, वो उसका वो मध्यम हो जाएगा, क्योंकि आर्टेरियल फेज में वो ब्राइट होगा, और वीनस फेज में क्योंकि वहां से तो फ्लश आउट होके चला गया खून वेन्स में, तो जो आर्टेरियल फेज में ब्राइट हुआ था वो अब फेड हो जाएगा। इसे कहते हैं वीनस फ्लशिंग। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, एक मिनट में देख क्या नाम था, वीनस, हाँ वीनस वॉश आउट। इसे क्या कहते हैं? वीनस वीनस वॉश आउट। ये वीनस वॉश आउट कहते हैं। तो इसमें मतलब ये है कि आर्टेरियल फेज में वो चीज ब्राइट थी, और बाद में वो वीनस फेज में वो डल होगी। तो ये चीज मैं क्यों इतना इस पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ, जो हमारा हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एचसीसी, इसे हिपेटोमा भी कहते हैं, इसमें ये होता है कि आर्टेरियल फेज में ये ब्राइट हो जाता है, और वीनस फेज में इस वॉश आउट हो जाता है, मतलब डल हो जाता है। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है, प्राइमरी मेलिग्नेंट ट्यूमर है, तो इसलिए इसको हमने इसलिए डिस्कस किया। अच्छा, फिर ये सेकंड भी आ गया। फिर इक्विलिब्रियम फेज। इक्विलिब्रियम फेज ये होता है कि आप तकरीबन 5 मिनट के बाद है ना, दोबारा सीटी स्कैन कराते हो। और इस केस में क्या होता है कि अब वेन्स में से भी चला गया, तो अब क्यों करवा रहे हैं? बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह के स्कार्स वगैरह या फाइब्रस टिश्यूज़ जो होते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं कंट्रास्ट को, सही है? तो ज़्यादा देर तक जब होल्ड करते हैं, तो इक्विलिब्रियम फेज़ में ना हमें वो फिर भी कदरें नज़र आ रहे होते हैं ब्राइट। तो हमें पता चल जाता है कि लेट्स सपोज़ अगर कोई लेयन थी और वो अभी भी इक्विलिब्रियम फेज़ में भी ब्राइट है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई स्कार टिश्यू है या कोई फाइब्रस बैंड टाइप है। आई समझ? तो ये 3 फेजेज़ हैं। अच्छा, इससे पहले बुक कहते हैं कि कोर्स करा सकते हैं, उसे कहते हैं प्री कंट्रास्ट स्कैन, जिसमें ना भी कंट्रास्ट देने से पहले जैसा नॉर्मल सीटी स्कैन होता है ना, वो आप करवा लेते हो। अच्छा, बुक ने ना पता है क्या किया, बुक ने ना इन तीन को ट्राइफेजिक सिटी कहा हुआ है कि प्री कंट्रास्ट है, एट्रियल है, और ये है पोर्टल वीनस है। लेकिन जो असल चीज है, जो मेरे मुताबिक, वो ये तीन है। कंट्रास्ट देने के बाद जो तीन होते हैं ना, उसको ट्राइफेजिक कहते हैं। इनके तीन फेज है, एट्रियल है, पोर्टल वीनस है, और इक्विलिब्रियम फेज है। तो ये सारी बातें जो हमने डिस्कस की है, ये आपको समझ आ गई, ये यहाँ लिखी हुई हैं। इनमें से ना मैं आपको भी ये कुछ सीटी स्कैन दिखाता हूँ, वो आपको अब फायदा होगा। ये है प्री कंट्रास्ट स्कैन। प्री कंट्रास्ट स्कैन हमने किया। इस सीटी स्कैन में पता है कैसी इमेजेस आती है? ये अब आप यूँ समझो कि आप एक बंदा लेटा हुआ है आपके सामने, एक, और आप उसकी टांगों की तरफ खड़े हो, और टांगों की तरफ खड़े होके आप उसके अंदर देख रहे हो। उसके अंदर आप देख रहे हो, तो ये आपकी कौन सी साइड बनती है? राइट साइड, उस बंदे की, सॉरी, लेफ्ट, और ये बनती है लेफ्ट साइड। तो ये इस साइड पे ये लीवर पड़ा हुआ है। लीवर का ये वाला राइट लोब है, और ये उसका लेफ्ट लोब है। तो आप देखो लेफ्ट लोब के अंदर ना तकरीबन कोई आपको ब्लैक सा मास सा ये एरिया से नजर आ रहा है कुछ में, इतना सा। ये प्री कंट्रास्ट स्कैन है। फिर हमने उसको ना कंट्रास्ट देखे एक्चुअल फेज के अंदर, मतलब तकरीबन आधे मिनट के बाद हमने सीटी स्कैन किया, तो उसमें आपको ये ब्राइट एरिया नजर आ रहा है, सही है? ब्राइट शैडो, ये है एट्रियल, इसे कहते हैं एट्रियल एनहांसमेंट के। और उसके बाद
उसके बाद ये एक सीटी स्कैन हमने किया, ये हमने किया पोर्टल वीनस फेज में, मतलब कि 1 मिनट के बाद किया। तो इसमें आप देखो कि वो जो चीज़ एनहांस हुई थी ना, उसमें से वॉश आउट हो गया, इसको कहते हैं वीनस वॉश आउट। तो ये चीज़ किसके लिए, हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, मतलब हमने डायग्नोज कर लिया ये एचसीसी है। इतनी ज़्यादा इसके साथ लिंक है इस वीनस वॉश आउट का ना, कि आर्टरल फेज में एनहांस होना और वीनस फेज में वॉश आउट हो जाना, ये बहुत ही आप कह लो कि लाइक हाईली सजेस्टिव फीचर है एचसीसी का। इवन कि आप 80% केसेस इससे ना डायग्नोज कर लेते हो। और इसी वजह से एचसीसी में जो आप कह लो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है ना, वो यही है, ट्राइफेजिक सीटी स्कैन। आगे समझ। अब हम कुछ बेसिक्स से डिस्कस करेंगे लिवर ट्यूमर्स। इसमें बिनाइन है, मैलिग्नेंट है। बिनाइन में हिमेंजियोमा, हिपैटोएडिनोमा, फॉलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लेसिया, एंड मोस्ट कॉमन जो है ना बिनाइन ट्यूमर वो है हिमेंजियोमा, और फॉलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लेसिया ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। हिपैटिक एडिनोमा इतना कॉमन नहीं होता है, रेयर होता है ये। अभी क्या चीजें हैं फिलहाल यहीं बैठे बैठे इधर से डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, हीम मतलब ब्लड, एंजियो वेसल्स, ओमा मास, कि मतलब ब्लड वेसल्स का कोई मास होगा। हिमेंजियोमा में एग्जैक्टली यही होता है कि ब्लड वेसल्स का ना एक गुच्छा सा बस बन जाता है, और वो उसे हम हिमेंजियोमा कह देते हैं। बिनाइन ट्यूमर है, वेस्कुलर है, ठीक है। अच्छा, फिर हिपैटिक एडिनोमा। हिपैटिक एडिनोमा, इसमें ये होता है कि जो हिपैटोसाइट्स है ना, वो बस एक मास होता है जिसमें ना सिर्फ हिपैटोसाइट्स होते हैं, हिपैटोसाइट्स की लेयर्स होती हैं सिर्फ, और कुछ नहीं होता मतलब। और उसमें जो कोफर सेल्स वगैरह और बाकी जो चीजें होती है ना, वो नहीं होती, डक्ट्स वगैरह, बाइल डक्ट्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हिपैटोसाइट्स की लेयर होती है। और ये रेयर है, इसलिए इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते। जो फोलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लेजिया है ना, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, और ये एक हाइपरप्लेजिया है, ये कोई ट्यूमर नहीं है एक्चुअली। हाइपरप्लेजिया इसलिए कि लेट्स सपोज एक लीवर है, लीवर के ना किसी वजह से किसी जगह की सप्लाई, जो आर्टेरियल सप्लाई थी, वो किसी वजह से टेम्परेली हाल्ट होगी, लेट्स सपोज, और इस एरिया में सप्लाई कम होने की वजह से नेक्रोसिस होगी। तो वहां क्या होगा, जब नेक्रोसिस होगी तो वहां स्कारिंग भी होगी एक तो, ठीक है, वहां स्कारिंग होगी, स्कार टिश्यू बनेगा, और साइडों पे जो एरिया है वहां थोड़ी सी वो रीग्रो करने की कोशिश करेगा, हाइपर एक्टिविटी होगी, तो एक हाइपरप्लेजिया जैसा हो जाएगा। तो बस ये चीज है फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया। कोई बिनाइन ट्यूमर नहीं है, ना ये मैलिग्नेंट होता है, ना ये कुछ कुछ मसला करता है, कुछ ना इसकी अपनी ट्रीटमेंट करनी होती है, कोई चीज नहीं है। सिंपली बस हुआ ये है कि किसी वजह से वेस्कुलर मसला बना, कोई सप्लाई थोड़ी सी हार्ट किसी छोटी सी जगह की, और वहां पे हाइपरप्लेसिया हो गया, और बीच में एक स्कार टिश्यू पड़ा है। ये है फोलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लेसिया। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उसमें दो है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। मोस्ट कॉमन सेकेंडरी है, मतलब 20 टाइम्स ज्यादा है सेकेंडरी। सेकेंडरी इस तरह के किसी और जगह से मेटास्टाइज होके आ रहे हैं, कोलोन में से, ब्रेस्ट में से, अभी मतलब किसी और एरिया में से ट्यूमर कहीं और जगह गया, वहां से मेटास्टाइज होके आ रहे हैं। प्राइमरी में अगर पूछा जाए तो हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है। बस मैं इतना ही इसको डिस्कस करूंगा। अब हम चलते हैं टॉपिक हर एक पे अलग अलग, बेसिक बेसिक डिस्कस करेंगे, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जो हिमेंजियोमा क्या बताया आपको, बिनाइन ट्यूमर है, वेसल्स क्या है, दो टाइप्स हैं, कैपिलरी टाइप है, कैवर्नस टाइप है। कैवर्नस टाइप ये है कि इसमें एक ही बड़ी वेसल, मतलब लाइक एक ही बड़ा एरिया होता है, ठीक है, इसे कहते हैं कैवर्नस। और कैपिलरी में ये होता है कि मल्टीपल छोटे छोटे ना बने होते हैं, तो ये होता है कैपिलरी टाइप इसकी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक होता है। हम लोगों ने मोस्टली आपको जस्ट वैसे ही, जब आप कोई किसी और वजह से करवा रहे थे सीटी स्कैन, तो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर एसिम्प्टोमेटिक हो तो कुछ करना नहीं होता आपने। अगर सिम्प्टोमेटिक हो, लेट्स सपोज वो वेसल्स हैं तो रप्चर कर सकती हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या कंप्रेशन इफेक्ट्स आ रहे हो कि जब ये चीज़ है, कोई मास है लिवर का, वो जब साइज ज्यादा बड़ा होगा तो इधर वेना कवा पड़ा है, यहाँ और चीजें पड़ी है, तो उनको कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेशन सिम्टम्स आएंगे तो फिर आपको इन दो चीजों में आपको निकालना भी पड़ सकता है। बेसिक सी बात ये है। बाकी ट्राइफेजिक सिटी में इसकी अपीयरेंस आपने याद करनी है तो ये लिखी हुई है, मैं इसको मजीद डिस्कस नहीं करना चाहता। पैटिक एडिनोमा जो है ये रेयर ट्यूमर्स हैं, और आपको मैंने बता दिया कि इसमें शीट्स होती हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली इसमें शीट्स होती हैं, और कोई कोफर सेल्स वगैरह कुछ भी नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा ये है कि इसकी ना ओसीपीज के साथ और स्टेरॉइड्स यूज के साथ हमने वो देखी है, एक रिलेशन देखा है। एक तो होगा यंग फीमेल्स में, यंग फीमेल में तो जो ओसीपीज ले रही हैं, स्टेरॉइड्स ले रही हैं, हमने देखा कि उनके अंदर हिपैटिक एड्रोमा बनता है। उसकी वजह ये है कि जो एस्ट्रोजन होता है या जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, ये स्टिमुलेट करते हैं हिपैटोसाइट्स को, इनको स्टिमुलेट्स करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं। एज अ रिजल्ट एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए किसी वजह से, इनकी वजह से, तो हेपेटिक एडिनोमा होता है। और इसी वजह से जो हम लोग अगर स्मॉल हो ना, छोटे छोटे से हो,
तो उनमें ये स्टेरॉइड्स और ये ओसीपीज अगर इनको रोक दें तो वो खत्म भी हो जाते हैं, सही है। लेकिन इनमें पता है क्या मसला है, इनके मसला ये है हेपेटिक एडेनोमा का नो डाउट रेयर है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये ना ट्राइफेजिक सिटी में एचसीसी जैसे नजर आते हैं। एचसीसी आपको मैंने बताया था ना कि उसमें आर्टेरियल एनहांसमेंट होगी और वेस्कुलर और जो वीनस वॉश आउट होगा, तो इसमें भी यही होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये अब थोड़ा सा लाइक ट्रिकी हो जाता है हमारे लिए। लेकिन मैंने जो चीज देखी ना मजे की, पता है क्या, देखो ट्रीटमेंट देखो इसकी क्या है। अगर तो लियन बड़ी है तो ये है भी प्री मेलिग्नेंट, मतलब लेटर कैंसर में जा सकता है। तो करना क्या, आपने इसका रिसेक्शन करनी है। तो क्या किया आपने, रिसेक्शन कर दी। अगर एचसीसी होता तो क्या करते, रिसेक्शन करती। अब लेट्स सपोज आपने एचसीसी सोच के रिसेक्शन की या फिर ये सोच के रिसेक्शन की करनी, तो रिसेक्शन ही करनी थी ना हमने। तो बस बाकी डायग्नोसिस जो एक्चुअली बनते हैं वो बायोप्सी बेस का बनते हैं। इसको मतलब डिफरेंशिएट करना हो ना आपने एचसीसी से, तो बायोप्सी करनी पड़ेगी। उसमें आप देखोगे वो कि हिस्टोलॉजिकली देखोगे क्या चीज़ है। अच्छा, और स्मॉल हो तो आपने ओसीपी छुड़वा देनी है। फोलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लेजिया मैंने आपको बताया, ये सेकंड मोस्ट बिनाइन ट्यूमर है, और ये भी यंग, जिस तरह वो रहा था, ये भी यंग लेडीज में होगा। और ये कोई ट्यूमर नहीं है और इसका कोई एसोसिएशन नहीं है ओसीपीज के साथ जिस तरह उसकी है। और ये कोई न्यूप्लेजिया नहीं है, इससे फिर एक रिएक्शन है। रीजन मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी। अच्छा, इसके बारे में सीटी स्कैन पे अगर आपने फाइंडिंग याद रखनी है ना, तो आप ये याद रख लो, टिपिकल सेंट्रल स्कार। मैंने बताया है ना आपको कि बीच में एक फाइब्रस स्कारिंग होगी, मतलब पहले वो नेक्रोसिस होने की वजह से, और साइडों पे हाइपरप्लेजिया होगा। तो ये टिपिकल जो स्कार नजर आता है ना आपको, ये डायग्नोस्टिक है इसका। और इसमें आपने फॉलिकुलर नोडुलर हाइपरप्लेजिया में कुछ नहीं करना होता, ये है ही नहीं, खुद वो कह रहे हैं है ही नहीं जब न्यूप्लेजिया, तो इसमें क्या ही करना है आपने, हाइपरप्लेजिया है बस। ना इसने रप्चर होना, ना इसने मैलिग्नेंट बनना, कुछ भी नहीं करना आपने, बस है उसे कहना भाई कुछ भी नहीं है, चलो कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसकी। अगला आ गया एचसीसी, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर, प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो ये है, पाकिस्तान में भी यही है। इसकी मोस्ट कॉमन जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर आपसे पूछे कोई, तो सिरहोसिस, सिरोसिस होगी पहले, और वो फिर एचसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पाकिस्तान में सिरोसिस का मोस्ट कॉमन काज क्या है, एच जो है अपने पास हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी होता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आप वो देखोगे जिन्होंने हाउस जॉब की है वो उसमें देखेंगे, अब जिन्होंने करनी है एचसीसी का पेशेंट होगा, सिरहोसिस हुई होगी। और उनमें से कईयों को आपको मतलब जिनको भी एचसीसी डायग्नोस हो रहा होगा उनको यही स्टोरी चली होगी कि उनको हेप सी था, सिरोसिस हुई, फिर एचसीसी हो गया। इतना कॉमन है, लाइक आप वो देखोगे ये वाला पेशेंट्स। और इवन कि अगर आप हेपेटाइटिस सी को ट्रीट कर भी लेते हो, उसे खत्म कर देते हो, लेकिन बंदे में सिरोसिस हो गई, तो अब उसमें रिस्क है ही है इसका, एचसीसी का। क्योंकि हमने सिरोसिस जो होगी तो उधर से डेवलप होना है ना। आपने वायरस को रोक दिया, नो डाउट रोक दिया, लेकिन पहले जो डैमेज हो गया, अब उससे आप रिस्क रहेगा। तो इसलिए ना अगर एक दफा एचसीसी का हो जाए बंदे को इन्फेक्शन, और तो उसमें आपने सर्विलेंस करनी चाहिए। और मोस्टली मसला भी ये बनता है कि एचसीसी के पेशेंट्स होते हैं हमारे देहात वगैरह से होते हैं, कहते हैं हाँ जी हमें ये कान हुआ था काला, हमने दवाई ली ठीक हो गए, और फिर अचानक से जब अब वापिस आते हैं तो बस यही डायग्नोसिस बनता है कि एचसीसी हुआ पड़ा है। ठीक है, सर्विलेंस नहीं होती, तो ये ज़रूरी है। हर 6 माह बाद अल्ट्रासाउंड है सिंपल सा, अल्फा फीटोबिट्रीन 2 टेस्ट कराने हैं आपने, तो कोई मसले वाली बात नहीं। रिस्क फैक्टर्स देखो तो अगर आप ये देखो ना, ये सारे वो हैं जो कि सिरोसिस काज कराते हैं। अगर आपने मेडिसिन में भी पढ़ा है तो देखो, हेप बी, हेप सी, अल्कोहल, सिगरेट स्मोक, पेस्टिसाइड्स, एफ्लाटॉक्सिन जो है ये एक फंगस रिलीज करता है एस्परजिलस। तो थर्ड ईयर में पढ़ के आए हैं हम लोग, तो उसमें वो इस तरह करता है एस्परजिलस, जो गोदाम वगैरह नहीं होते उनमें जो गंदम स्टोर की होती है, हम लोगों ने जो अनाज स्टोर किया होता है उनमें उसको अनाज को खराब करता है, और उसमें फिर एफ्लाटॉक्सिन रिलीज करता है, और फिर उसकी इंजेक्शन से आपको एचसीसी हो सकता है। बाकी डायबिटीज मेलाइटिस में भी, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ठीक है। इस वजह से इसका अब है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, नैश, हीमोक्रोमाटोसिस, विल्सन डिजीज, ये सारे लिवर सिरोसिस कराते हैं। खैर, लिवर सिरोसिस हुई और फिर एचसीसी हो गया, तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। मैंने प्रेजेंटेशन क्या होगी, मैंने आपको अभी बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, और अगर बहुत ज़्यादा फैल गया हो तो फिर सिम्टम्स आ सकती हैं। देखो ये तो चीज़ें आएँगी आएँगी ना, वीकनेस, मुझे सुस्ती रहती है, थकावट रहती है, लेकिन हम चेक नहीं करवा रहे होते। और राइट हिपोकेंड्रियम में मास होना, एनीमिया, जॉन्डिस, बड़ी सिंपल सी बात है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, अल्ट्रासाउंड है, नॉन इन्वेसिव है, बड़ा बेसिक है, बेस्ट है, स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। अल्फा फेटोप्रोटीन है, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है इसके लिए।
तो 400 वैसे तो होता है 20 तक, 10 से 20 नैनोग्राम होता है पर एमएल। अगर 400 से ज़्यादा होना तो हाईली सजेस्टिव है एचसीसी के लिए। लेकिन ये आपको पता है कि 200 से 400 भी हो ना, 700 भी आपको अल्ट्रासाउंड वगैरह पे कुछ मिल रहा है कि मास चार्ज, तब भी ये बहुत सजेस्टिव है। ठीक है ना, तो मतलब 400 से ज़्यादा हो तो फिर बहुत ज़्यादा हाईली सजेस्टिव है ना। सीटी स्कैन, उसमें ट्राईफेजिक सीटी स्कैन हमने बात की और ये इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में। और इसमें आपको पता है क्या होगा कि एट्रियल फेज में और विनस फेज में वॉश आउट होगा, आपको पता है। अच्छा, बाकी आपने सीटी स्कैन वगैरह एमआरआई चेस्ट का वो भी करवाने हैं मेट्स देखने के लिए अगर आपको डायग्नोसिस बन जाता है। और बायोप्सी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का आइडिया है। गोल्ड स्टैंडर्ड वो होती है कि जो लाइक बेस्ट है, कि जो जो बिल्कुल ही उसको सब वो चीज़ों से डिफरेंशिएट करके डायग्नोज कर लेती है सही, वो होती है गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन हर जगह गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं चल सकती। जिस तरह कि इस केस में आप हर बंदे की टिश्यू बायोप्सी नहीं कर सकते, तो गोल्ड स्टैंडर्ड की बजाय फिर हम लोग कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन चूज कर लेते हैं जो कि ज़्यादा आप कह लो एप्लीकेबल हो, जो कि ज़्यादा आप यूज़ कर सको। ठीक है ना, अपने हालात के हिसाब से, इनकम के हिसाब से, पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी के हिसाब से। तो उस बेसिस में फिर हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस निकल के आती है, वो है ट्राई, कि जो इतना ज़्यादा अच्छा 100% तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे तक सेंसिटिव और स्पेसिफिक हो। ट्रीटमेंट क्या आ गया अपने पास, तो एचसीसी यार हमारे तो नहीं, विक्टोरिया में तो नहीं हो रहा, ये उधर है अपने पास, गम्बट भेजते हैं मोस्टली पेशेंट कराची में। तो उसमें ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, जिसमें हमारे पास कई स्ट्रेटजीज हैं। एक है सर्जरी, जिसमें या तो लीवर का कुछ हिस्सा काट दो, रिसेक्शन कर दो, या पूरा ही लीवर ट्रांसप्लांट कर दो। लोकल एब्लेशन थेरेपी में ये है कि आप उसमें ना या तो एथेनॉल का टीका, अल्कोहल का टीका लगा के उसको वहां से साड़ दो, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ये भी होता है कि आप एक डालते हो प्रोब्स अंदर उस एरिया में जहाँ मांस है, वहां जाते हो, वहां जाके हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन मारते हो और उसको साड़ देता है। और इसी तरह ट्रांस आर्टियल कीमो एम्बोलाइजेशन, इसमें ये होता है कि आप सपोज अगर ये एक लिवर है और इसमें यहाँ करके कोई मांस पड़ा है, तो इसकी आर्टेरियल सप्लाई लेट्स सपोज यहाँ से आ रही है, ये आर्टरी आके इसको सप्लाई करी है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पीछे से आर्टरी के थ्रू यहाँ आके इसको एंड आर्टरीज पे जाके वहां जाके जो भी एक कीमो भी ऐड कर देते हैं, तो छोड़ देते हैं जो भी जिस तरह के उसका जो मोस्ट ऑयली हम लोग कर रहे होते हैं ना, उसका नाम है इधर लिखा हुआ था, हाँ डोक्सोरुबिसिन। तो डोक्सोरुबिसिन हम लोग कर देते हैं और बाद में फिर पीछे से एम्बोलाइजेशन कर देते हैं। मतलब यहाँ ना एम्बोलाइज कोई इसे बंद कर देते हैं नाली को, तो इसे कहते हैं कीमो एम्बोलाइजेशन। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं लोकल, लेकिन ये सारी चीजें हैं जब लोकली हो, आपको समझदार है। जब लोकल एब्लेशन तभी करेंगे जब लोकल जगह पे हो। सिस्टेमिक थेरेपी दे सकते हो, जिसमें अपने पास ये सोराफेनिब एक मेडिसिन है, ये देते हैं। अच्छा, और यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हो। सर्जरीज की बात कर लें, सर्जरीज में सबसे पहले रिसेक्शन आ गई। रिसेक्शन वो कहते हैं कि अगर तो भाईजान थोड़ा सा लोकल सा ही एरिया से इफेक्ट हुआ है, तो बल्कि नहीं, उसने अब मजीद इसकी कैटेगराइज की है कि रिसेक्शन कब करनी है, ट्रांसप्लांटेशन कब करनी है। और वो बताते हैं कि जो सबसे बेहतर हाल है ना वो यही है, सर्जरी ही है। 70 to 90% सर्वाइवल रेट है अगर आपने अच्छे से उसे निकाल दिया जो जो भी एरिया है उसे। अच्छा, अगर तो लिवर सिरोसिस नहीं है तो आप रिसेक्ट कर सकते हो, आप जितना करना चाहो कर सकते हो। मतलब 30% बचा लो लिवर, बाकी जितना आपने रिसेक्ट करना है आप कर सकते हो अगर सिरोसिस नहीं है, मतलब बाकी लिवर हेल्दी है तो। ठीक है, और ये बहुत जल्दी विद इन वीक्स, ये ना बहुत जल्दी अरसे, बहुत कम अरसे में ये ठीक हो जाता है, सारा लिवर रीग्रो कर जाता है। दूसरा है कि अगर सिरोसिस है, अब मसला है, अब देखो, अब पहले ही लीवर कमजोर हो चुका है, सारा सिरोसिस हुई है, तो अब रिसेक्ट करेंगे तो जो बचेगा वो बाकी चीजों मैनेज नहीं कर पाएगा बाकी बॉडी को। और उल्टा जब सिरोसिस लिवर, सिरोटिक लिवर होता है उसमें एचसीसी होने का वैसे ही रिस्क है, तो इसमें भी रिकरेंस हो सकती है। तो अब ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि करना है क्या करना है। इसमें यह है कि अगर तो सिरोसिस लिवर ज्यादा है, सिरोटिक ज्यादा है, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। सही है, रीजन मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर आपके पास क्या कोई बहुत कम लेवल पे सिरोसिस है और अच्छा खासा भी गुड रिजर्व्स पड़ा हुआ है लीवर का, तब भी आप रिसेक्शन की तरफ जा सकते हो। अर्ली सिरोसिस में ना रिसेक्शन की तरफ जा सकते हो। उसने कुछ रीजंस बताएंगे कि कब कब आप रिसेक्शन की तरफ जा सकते हो। जिस तरह की सिरोसिस हो भी बड़ी अर्ली स्टेजेस पे हो, या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह भी कोई ऐसा रिस्क ना डेवलप हुआ हो, और स्मॉल ट्यूमर हो, पेरिफेरी पे पड़ा हो, इजीली उसे रिसेक्ट कर सकते हो, तो आप इस तरफ भी कर सकते हो। लेकिन इधर लिखा होगा कि
liver resection is not encouraged in patient having HCC with cirrhosis। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि अब इतने सोर्सेज तो है नहीं कि हर पेशेंट का लिवर हो, तो उसमें बाज़ का आपको ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अब जिनकी लिवर ट्रांसप्लांटेशन का प्लान करें कि भाई इनकी करनी है, फिर उनको भी कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। उनमें से एक तो ये है कि उनको एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है कि उनका जो, अगर सोलिटरी लियन है, एक लियन है, तो 6 से 5 सेंटीमीटर से छोटी हो। अगर अगर 3 नोड्यूल्स तक हैं तो हर एक जो है वो 4 से 5 सेंटीमीटर से छोटा हो, टोटल 8 सेंटीमीटर से छोटे हों, और कोई भी वेसल या कहीं भी बाहर ट्यूमर ना फैला फैला हो, सिर्फ लिवर में हो। और ये तो कुछ बेसिक सा क्राइटेरिया है ना, उसके अलावा भी बहुत है। जिस तरह के जो पेशेंट है वो यंग हो, ठीक है, इतनी ओल्ड एज ना हो कि आपने मतलब 60 साल के पेशेंट को क्यों आप चेंज करोगे ना, यंग एज हो। उसके अलावा ये है कि आपके पास डोनर मिल जाए। उसके अलावा ये है कि पेशेंट एंथुसियास्टिक हो। लेट्स सपोज अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, उसको सिरोसिस हुई है, तो अब दोबारा तो नहीं, अब उसको नया लीवर तो नहीं लगा दोगे कि वो अल्कोहल पी के उसे भी खराब कर ले। तो पेशेंट भी भी हो एनकरेज्ड हो कि नहीं, मतलब वो चीज़ें अगर कोई ऐसी हैं तो उनको क्विट कर देगा। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। वो सारा क्राइटेरिया कर करा के जो फाइनलाइज होता है, फिर उनमें से जिनको मिलता है उनको ट्रांसप्लांट होता है पाकिस्तान में। अच्छा, लोकल एब्लेशन थेरेपीज की बात की जाए तो वो हमने डिस्कस कर ली है। एक परक्यूटेनियस एथेनॉल इंजेक्शन है, दूसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, ये सारे आपको मैं समझा दिए। और ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन है। इसमें आर्टीरियल थ्रू जाना है तो आप ना फेमरल आर्टरी के थ्रू होते हुए जाते हो, फिर आगे चले जाते हो। डोक्सोरुबिसिन है जो अपने वहाँ जाके इंजेक्ट करना होता है। और ये उन्होंने दिखाए हुए हैं कुछ बड़े ज़बरदस्त पीडीएफ में, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, तो इसमें ये आपने अल्ट्रासाउंड कर लिया और साथ में ये आपने प्रोब डाल के यहाँ जब उसको अंदर पहुँचा देना, वहाँ जाके आपने उसे कर देना, उसको एब्लेशन कर देना है। और ये देखें, लेट्स सपोज ये ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन है कि जिसमें ये एरिया कैंसरस है, तो आप गए हो इसके अंदर, यहाँ जाके आपने अपना वो केमोथेरेपी भी छोड़ दिया, और दूसरा कि एम्बुलाइजेशन भी कर दिया इस जगह की, वो आगे उसकी सप्लाई हाल्ट हो जाएगी। और ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी सिस्टेमिक थेरेपी है, उसमें सोराफिनिब एक मेडिसिन है जो कि कीमोथेरेपी की तो भी यूज़ होती है। मेटास्टेटिक भी बड़ी कुछ रेयर पेशेंट, लाइक बहुत ओल्ड एज भी है और फैला भी बहुत हुआ है, तो उसमें फिर आप ये कुछ और कुछ सोराफिब इस्तेमाल करवा सकते हो। तकरीबन 3 माह तक की लाइफ स्पैन को इसका देखा गया बेनिफिट बढ़ाने का। बाकी मेटास्टेटिक न्यूप्लाज्म ऑफ लिवर जो है, जो कहीं और से आए होते हैं, तो मेटास्टेटिक में 20 टाइम्स मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। और कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं? जीआईटी में से मेजरली कोलोरेक्टल कैंसर जो होते हैं, वो आते हैं, क्योंकि वो पोर्टल वेन से होके आएँगे ना। पोर्टल वेन ने कहाँ लेके जाना है? लिवर में। तो फिर लंग से, ब्रेस्ट से, पैंक्रियास से, किडनी से, हम सब जगहों से आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होगी? वही वाली जो कि प्राइमरी की होगी। डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में उन्होंने एक सीईए बताया है, क्योंकि कोलोरेक्टल कैंसर से आना बड़ा कॉमन है, तो सीईए जो है ना, वो कोलोरेक्टल कैंसर का है मार्कर, ट्यूमर मार्कर। तो अगर आपका वो रेज़्ड है, तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ना ट्यूमर, मेट्स आपको मिल रहे हैं, वो कहीं और से आए हैं, कोलोन से आए हैं। तो उसके लिए फिर आप कोलोन के लिए स्टडीज़ कराओगे, कोलोनोस्कोपी कराओगे, पेट स्कैन, एमआरआई वगैरह सब कुछ करवाओगे। और नॉर्मली ये 5 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा हो तब ये मतलब सजेस्टिव होता है, हाईली सजेस्टिव होता है। मैंने ऐसे याद किया है कि देखो भाई, जो कोलोन है उसके 5 पार्ट्स हैं। सीकम है, असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन है। ठीक है, तो 5 पार्ट बनते हैं। तो इस 5 की निस्बत से 5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा हो ना ये सीईए, तो इसका मतलब है कि ये कोलोन कैंसर से इसकी मतलब हाई एसोसिएशन है। ये बात, और एक और जो अपने पास अल्फा फीटोप्रोटीन है, उसको भी आप याद रखना है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। इधर डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन में फीटो से 40 लाइक 400 नैनोग्राम अगर आप याद करना चाहो तो इस पानी में याद किया होगा। ठीक है, तो बस ये भी फिलहाल इतना ही करते हैं, आगे बाद में डिस्कस करते हैं।